अच्छा, कॉम्प्लेक्स का वेक्टर कोऑर्डिनेट वाला है ना। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, कोई गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग बेटा। तो आज हमें जो है वही हमारे रिवीजन ही करना है हमें। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट वाला पार्ट कर रहे हैं एक तो, है ना? nth रूट में दिक्कत है? नहीं है भाई किसी को भी? उसमें हाँ, वो तो उसमें क्या, तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, कोऑर्डिनेट वाले पार्ट में ही देखें तो अच्छा हाँ, डिस्कशन करना डीबीपी का, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो हमें आज जो है डीपीपी डिस्कशन भी करना है। कौन कौन सा? 1 और 2 है ना? चलिए, लाइव कैसे हैं? थैंक यू। हाँ जी, फर्स्ट डीपीपी में कोई डाउट? 10th, उससे पहले कोई? 7th भी डाउट है? 7th जो है 2 पावर 1/2, और ये फ्रॉम among these numbers is the biggest second। अरे ये तो बचपन में कराते थे यार, हैं? नहीं, लॉग लेके भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप लॉग लेके भी क्यों कर रहे हैं? लॉग ले बिना भी कर सकते हैं लॉग। 7th में तो सबकी पावर सेम बना लो या सबका बेस सेम बना लो, कोई भी एक तरीका करना है आपको, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं भाई। जैसे W और X है, मान लीजिए W दिया है 2 पावर 1/2 और X दिया है आपको 3 पावर 1/2। ठीक, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हम या तो इनका बेस सेम बना लें या पार्ट सेम बना लें। तो जैसे मैं लिख सकता हूं 8 टू द पावर 1/6 और इसे लिख सकते हैं 9 टू द पावर 1/6। अब आपको पता है a पावर x में यदि a 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना? इसी तरह से बाकी भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद 10th है ना? है 10th, 4th भी डाउट है। द एक्सप्रेशन व्हेन सिंप्लीफाइड रिड्यूस हाँ टू। अरे भाई साहब, ये भी डाउट है? ये किसका डाउट है पहले बताओ, कौन है जिसका डाउट है? 4th देखा, डाउट खत्म हो गया, किसी का नहीं है। हाँ हाँ, नहीं उसको अब समझ में आ गया कि डाउट वाला नहीं है, वो बोलेगा भी नहीं कौन है, किसका डाउट है। है क्या? अच्छा, ओपन करे बिना, हाँ निकाल, तो ओपन करने में ऐसे कौन सा मतलब बड़ा तीर मारना है? हैं? हाँ, एक और तरीका है जो किसी ने यूज किया था, हाँ, ओपन करे बिना। कि डाउट है? बता दो आप। ये सबसे आसान तरीका है कि कुछ नहीं करना, मेरा डाउट है सर बताएंगे। 10th क्वेश्चन है, 10th में आंसर का दिक्कत है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द स्क्वायर, हाँ इंस्क्राइब। तो अच्छा, ये डाउट है तुम्हारा? 10th किस किस का डाउट है? एक ही का डाउट है 10th। अच्छा, और भी है वहां पर? चलिए,
A chord of a circle divides the circle into two parts such that the square inscribed in the two parts have areas 16 and 144. The radius of the circle is, ठीक है जी 10। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसको बहुत सारे लोग देखकर छोड़ते हैं। ज्योमेट्री में से आपकी बहुत सारे लोगों की आदत है कि देख के ही छोड़ देते हैं, वो नहीं करना होता भाई। जैसे ये एक कॉर्ड है, वो कहता है इस कॉर्ड ने सर्कल के दो हिस्से कर दिए और अब आप दोनों हिस्से में स्क्वायर बना रहे हैं। एक तो ये बन गया जी और एक स्क्वायर यहां बन गया। ये सिचुएशन है। अब क्या कहते हैं, एक का एरिया 16 है, एक का 144 है। यहां सर्कल का सेंटर है, हमें रेडियस निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाली पूरी लेंथ आपको पता है 12 है और ये वाला पूरा लेंथ आपको पता है कितना दिया है 16, तो 4। तो ये वाली लेंथ तो 4 है आपके पास। यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो 12। अब आप क्या कर सकते हो, देखो यहां से ये क्योंकि 4 है तो ये 2 हो गया, ये r हो गया जो आपको निकालना है। इसी तरह से यही काम इस वाले के लिए भी कर लें। इस वाले के लिए कैसे कर लें बताओ, ये का यही काम उस वाले स्क्वायर के लिए कैसे, ये और ये r वापस। तो ये r है बच्चे, ये r है, ये आपके पास कितना हो गया 6, ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 2 और ये r है। अब यहाँ इन दोनों लेंथ का सम दोनों 16 के इक्वल है, तो ये मान लीजिए आपके पास x है, ये y है, तो x प्लस वाई 16 है। गेम खत्म, ठीक है। 11th 12th फर्स्ट वाला डीपीपी हो गया। सेकंड हाँ 12th का फर्स्ट पार्ट, A rectangular box has volume 48, ठीक है, and the sum of the length of 12 edges of the box is 48. The largest integer that could be the length of an edge of the box is, ठीक है। क्या दिक्कत आई बताओ आप इसमें पहले वॉल्यूम तो LBH भाई आपको वॉल्यूम दिया है बच्चा, तो वॉल्यूम तो आपके पास LBH जो है वो 48 हो गया, ठीक। इसके बाद कहता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस, तो आपको जो 12 एजेस हैं तो वो 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस H दिया हुआ है उसने, वो उसने 48 दिया हुआ है। तो L प्लस B प्लस H की वैल्यू आपके पास 12 आ गई नहीं आगे। Length of the 12 edges of the box, the largest integer that could be the length of the edge of the box, सबसे बड़ा इंटीजर जो इसका बॉक्स का एज हो सकता है। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट भी आपके पास है, सम भी आपके पास है। तो आपको क्या कहते हैं, किसी एक की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या आपने क्या किया बेटा, जिसका डाउट है बताएं। तो मुझे यहाँ तक कि उसके आगे क्या करना चाहिए वो पता ही नहीं चलता। मैं मतलब L को BH के टर्म पे सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई कर रहा था पर फायदा नहीं मिला। L को BH के टर्म में सब्स्टिट्यूट करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्या किया आपने उसमें? वही तो मतलब L को 48 बाय BH लिखते फिर वो इक्वेशन लिखी है, बट कोई फायदा तो नहीं। जरूरत है क्या उसकी जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही दिख जाएगा, वैसे ही दिख जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे L की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, तो L इंटीजर है तो BH भी इंटीजर हुआ फिर तो, और BH इंटीजर हुआ तो मुझे L का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो BH को मिनिमम करना पड़ेगा। गेम खत्म हो गया।
बचता ही नहीं है कुछ। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जैसे यहाँ पर आपने क्या किया बच्चे कि मान लीजिए L को 48 ले लिया, BH को 1 ले लिया। अब आप देख लो L 48 BH, हाँ BH 1 से यहाँ कुछ बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि L यदि 48 है तो सम की मिनिमम वैल्यू, सम की वैल्यू 12 तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बताएं? भाई अब यहाँ पे आपको अगला डिवाइजर पकड़ना पड़ेगा। जैसे आपने अभी BH को 1 किया, अब हाँ BH को क्या करेंगे? 2 करेंगे। BH को 2 करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि पॉसिबिलिटी है या नहीं। तब L कितना आ रहा है? BH को 2 करते हैं तो L 24 आ रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। BH को 3 करते हैं तो L 16 आ रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है सब। फिर BH को आप 4 कर दीजिए, तब L की वैल्यू 12, हाँ L की वैल्यू कितनी आएगी? 12, वो भी नहीं दिख रहा है पॉसिबल। तो अगला कौन सा केस हो गया? BH जो है वो 6 लेंगे, BH 6 लेंगे, तब L की वैल्यू आप निकाल के देखिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ अब इसमें ये आप हाँ थोड़ी सी कोशिश ये सब चीजों की कर सकते हैं कि B प्लस H प्लस 3 this will always be greater than equals to LBH to the power 1/3। यहाँ से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है, बाकी ऐसे हाँ करना यहाँ से कोई आंसर तो नहीं देगा आपको, यहाँ भी आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको रेंज मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि BH को हमने 1 लिया 2 लिया, तो वो नहीं लेंगे आप। हाँ वो 2 नहीं, वो नहीं लेंगे आप, अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको, वो लेने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, और बोलिए बेटा, यहाँ हो गया सब है? किस में, कौन से पार्ट में बोल रहे हैं? सी पार्ट। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और एक्स वाई इंटीजर्स बोले हैं, तो डेफिनेटली सामने वाला भी जो है वो 2 और हाँ 3 की पावर की फॉर्म में ही आपको देखना पड़ेगा। भाई आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत आसानी से हो जाता है कि ये हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज किया तो क्या मिला? 2 पावर x माइनस 3 पावर y और 2 पावर x प्लस 3 पावर y, ये किसके इक्वल है? ये दिया है 55। अब आपको एक्स वाई इंटीजर्स बोले तो डेफिनेटली ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, और ये दोनों इंटीजर है कंफर्म, ये इंटीजर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये कंफर्म कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये भी समझ में आता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये डिफरेंस है, तो पॉजिटिव नंबर का ये सम है। तो अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपको दिख रहा है 5 और 11 बन रहे हैं। तो सीधी सीधी चीजें फिक्स हो गई कि ये 5 है और ये 11 है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। एक्स वाई दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। हाँ जी बच्चे, सेकंड डीपीपी क्या था इसमें? आंसर मैच नहीं कर रहे हैं? चेक कर लेते हैं, कोई बात। फिफ्थ वाला ना, 2x plus 3y is equals to 13, xy is equals to 6, then find the value of this। तो ये तो आसान हो जाएगा, आप लोगों ने जो आंसर निकाला होगा सही होगा। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 793। करेक्शन कर ले भाई, 793 करेक्शन कर ले बेटा। और किस में दिक्कत? 7th में 7 आ रहा है। If this is a polynomial such that when it is divided by x minus 1, x plus 1, the remainder side 519, determine the remainder when fx is divided by x minus 2। तो ठीक है, आपको f1 की और f minus 1 की वैल्यू दी हुई है, तो f1 f minus 1 से a b निकाल लिया होगा आपने। a b निकालने के बाद तो बचता ही नहीं है, f2 निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर 7th आ रहा है भाई, 7th का आंसर 7th आ रहा है और 5th का आंसर 793 आ रहा है। ये करेक्शन कर लीजिए। हाँ जी, 6 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 16 है, 10 है, तो a प्लस b प्लस c निकालना है आपको। तो अब आप क्या कह रहे हैं? अच्छा प्लस माइनस 6 आपका कहना है कि 6 क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया? हाँ -6 क्यों रिजेक्ट कर दिया? नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती क्या? ये देखना पड़ेगा।
तीनों का सम नेगेटिव। सिक्सटीन हो जाए और यहाँ पर 10 हो जाए। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था ये बेटा? 6 में दिया है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है 16, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 10। ठीक, अब हमें ए प्लस बी प्लस निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये जो आपने किया वैसे बता दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये जो है ये आपके पास आपको दिया 16 प्लस 36। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। अब -6 रिजेक्ट की हुई है, तो यहां से एक काम करते हैं, ये 2 है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी -6। ए प्लस बी प्लस सी -6 होने में कोई प्रॉब्लम है क्या? यदि ए प्लस बी प्लस 6 सी -6 हो जाए, ऐसा तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस -3 ABC, तो उससे हमें ए प्लस बी प्लस सी -6 लेने से कोई दिक्कत आता है क्या? हाँ, रियल मान लिया तो बोला ही नहीं, इसलिए तो बात है ना, तो हम बात ही नहीं कर रहे, इसीलिए तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा वो दिख नहीं रहा कि जिसकी वजह से कोई इशू आए। होगा कोई इशू, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा, ऐसे ही दे दिया होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए, और कोई डाउट बेटा इसके अलावा? 8 में 12th में माइनस ये तो माइनस है, ये तो माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर है वो। ठीक है, ठीक है, तो कोई जाना पहचाना क्वेश्चन है। 12 जो है वो तो कंफर्म वही है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल। ठीक है, चलिए, अभी और कितनी लग गई डीपीपी? 5 तक लग गई हैं, तो हाँ नेक्स्ट 2 कर लें। कर ली, चलिए बहुत बढ़िया, तो कल अगली 2 डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है कैलकुलस में, सॉरी इसमें, हाँ जी बोलें, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट की बात। क्या क्या बेटा? प्रैक्टिस शीट, हाँ इसकी अपना रिवाइजिंग बेसिक्स का 10 क्वेश्चन है। 99, हाँ 199 एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ बेटा, मैं देख के फिर कहाँ कल टिक करवा दूंगा। ठीक है ना, मेरे को दिखाई बिना लगाया हुआ है, इसका मतलब मुझे नहीं पता, तो मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें अपन अपने काम का कितना है, कितना अपन ने कर लिया, अपन क्या दे सकते हैं, तो मैं कल टिक करा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है ना। अभी अब डीपीबीज कंप्लीट कर लें, फिर हम कल उसमें होमवर्क दे देंगे। चलिए, तो हम हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आप ज्योमेट्री वाले पार्ट की बात कर रहे हैं,
उसको बहुत बेसिक से ही शुरू करते हैं। तो जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या मुझे आप इसका लोकस बताएंगे, तो आप सभी बता भी देंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस p है, ये सभी को पता है। तो क्योंकि मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जेड की 0,0 से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो मॉड जेड है वो कैसा है, p है। इसका मतलब जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्गन प्लेन में कि उसकी 0,0 यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, p है। तो डेफिनेटली एक सर्कल होगा। इवन इफ इसकी इक्वेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम कि x² + y² = 9। मैं बिल्कुल आपने जैसा कहा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहा हूं। फिर इसमें बच्चे चेंज कर दिया जाए तो वो भी आपको पता है, मैं कहूं कि z - 1 + आयोटा दिस इज इक्वल्स टू 4, तो भी आप बता देंगे ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 1, -1 जिसका सेंटर है। हाँ बिल्कुल, 1, -1 सेंटर है, रेडियस 4 है। तो वही कि 1, -1 से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मॉड, तो डेफिनेटली ये 1, -1 से इसका डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है। ये हमारा z है। तो अब यानी अभी भी सर्कल है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखी जा सकती है, सेंटर 1, -1 है तो x - 1 स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये हमारे पास इसका इक्वेशन आ जाता है। इसमें बच्चे यदि ऐसा कर दिया जाए तो वो भी आप बता देंगे कि कोई कहे कि z - 5 - आयोटा इज लेस देन 2, तो अब ये एक डिस्क बन गया। अब ये क्या हो गया, अब ये एक डिस्क हो गया। वो सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है, 5,1 पर, उस सर्कल का पूरा मतलब इंटीरियर आपको मिलेगा, यानी पूरी डिस्क मिलेगी ये वाली। इस डिस्क का रेडियस कितना है, 2 यूनिट। आपसे कोई पूछे कि इस डिस्क का एरिया, तो आप सर्कल का एरिया बता सकते हैं आसानी से। इसी तरह से बच्चे ने यहाँ इतना सा चेंज कर दिया जाए तो भी आप आंसर कर देंगे कि z - 2 - 3 आयोटा, कोई आपसे ये कहे कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन 5। हाँ, तो अब ये एक रिंग बन जाएगा, रिंग बन जाएगा जिसमें इंटीरियर जो आपका रहेगा वो सर्कल रहेगा जिसका सेंटर आपको कहाँ दिया हुआ है, 2, 3 पर। रेडियस कितना बेटा, रेडियस वहां दिया हुआ है आपको 2। एक ऐसा ही कोसेंट्रिक सर्कल होगा जिसका रेडियस 5 यूनिट होगा, ये वाला। इन दोनों से जो आपको एक रिंग मिल रही है, वो इस रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड का लोकस। अब यदि कोई इसका इक्वेशन पूछे तो वो भी बताई जा सकती है। आप आसानी से कह सकते हैं कि x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन कितना, 25। यानी आउटर सर्कल का तो इंटीरियर पार्ट और इनर सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट ये हमारे पास है, तो ये रिंग रिप्रेजेंट होगी। इसमें अब ये चीजें भी आपको आती हैं कि कभी कोई ये कहे कि इफ mod of z plus 1 minus iota is equals to 4, then find first one minimum value of mod z, maximum value of mod z। आपसे कोई कहे कि z plus 2 minus 3 iota इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। ऐसे ही z plus 2 minus 3 iota इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है।
ये सब आप आंसर कर देंगे। बिल्कुल। 4 plus root 2। जेड एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है और आपको हाँ जेड का ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस बताना है। मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू यानी आपको जेड का ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो आपको दिख रहा है कि क्या चलेगा। हाँ तो बेटा यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ये हमारा जेड है, कहीं भी इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है। सर्कल की क्या खासियत है कि इसका सेंटर -1,1 है और इसका रेडियस हमें कितना बताया हुआ है 4। अब हमें जेड का ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पर ओरिजिन है, मुझे नहीं पता कि वो सर्कल के बाहर है, अंदर है, ऊपर है, हम तो कहीं भी ले लें कि भाई ऐसा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यदि जेड इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है, ये जेड नॉट यानी ओरिजिन फिक्स है और आपको इस जेड नॉट की जेड से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाली जो पोजीशन ए है ये वो है जहां पर जेड का डिस्टेंस मिनिमम होगा ओरिजिन से और बी वाली पोजीशन का जेड से डिस्टेंस, जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम। यानी क्वेश्चन लॉजिकली देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ना हो कि क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है और आपको एक पॉइंट की सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। और वो कैसे निकालते हैं कि जो पॉइंट भी आपको दिया हुआ है आप सर्कल के सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हमें 0,0 दिया हुआ है तो 0,0 की सेंटर से डिस्टेंस निकाली पीसी बेटा, तो वो किसके इक्वल आ गया, वो आपको दिखता है √2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे तो लॉजिकली समझ में आता है कि इसका मतलब ये पॉइंट पी जो है सर्कल के अंदर, हमने बाहर बनाया हुआ है लेकिन ये अंदर है क्योंकि इसका डिस्टेंस जो आ रहा है सेंटर से रेडियस से कम आ रहा है। तो इसका मतलब सिचुएशन यदि एग्जैक्ट सोचे तो यहाँ कहीं पी है मान लीजिए। तो अब यदि हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और ये वाली डिस्टेंस मिलेगी रेडियस में से आप इस √2 को माइनस कर दें। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रेडियस 4 में से √2 माइनस कर देंगे तो मिलेगा। फिर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए बच्चे, तो आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला चाहिए और ये रेडियस में √2 ऐड करने से मिलेगा। समझ में आता है, तो आपने ये भी आंसर निकाल दिया 4 + √2, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला और थर्ड वाला भी, थर्ड फोर्थ भी वैसा ही है, बस पॉइंट बदल दिया। जो अभी मैंने आपको जेड नॉट ओरिजिन दिया था वो पॉइंट कहाँ, वो कौन सा बना दिए गए, वो पॉइंट बना दिए गए -2,3। तो -2,3 से हमें सारी चीजें करनी है। तो -2,3 से हम जब सारी चीजें करेंगे तो -2,3 से क्या आएगा बताओ, कि यहाँ पे -2,3 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं ओरिजिन की, तो इसकी सेंटर की तो कितनी आ रही है देखो। यहाँ से यदि आप पीसी निकालें तो कितना आता है, -2 + 1 तो 1 आ गया और आपके पास 2 आ गया, √5 आ गया। देखो आ गया नहीं √5। अब बच्चे √5 आ गया तो अभी भी दिख रहा है कि ये भी सर्कल के अंदर ही है, इसका मतलब यानी सेम अप्रोच लगेगा। यहाँ आ जाएगा 4 - √5 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 + √5, यही होगा। चलिए तो ये तो आपने निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन को आंसर करें। मॉड ऑफ जेड माइनस आपको जो दिया हुआ है, मॉड ऑफ जेड माइनस ये दिया हुआ है कि जेड माइनस 5 आयोटा, मॉड ऑफ जेड माइनस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इस केस में आप पहला तो बताएं मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू, दूसरा आप बताएं कि मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू, तीसरा बताएं आप कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू, फोर्थ बताएं बेटा
एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू। ये भी आसानी है, कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ होगा डेफिनेटली, इसलिए हो भी जाएगा। जेड बच्चे कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है? 0,5। बहुत बढ़िया, वाई एक्सिस पर है। रेडियस हमें 3 दी हुई है, तो डेफिनेटली यहां कहीं हमारा रियल एक्सिस होगा। तो बिकॉज ऑफ ये रेडियस हमें 3 दी हुई, तो डेफिनेटली समझ में आता है कि ये पॉइंट सेंटर है, तो ये पॉइंट ए जो है ये क्या रहा होगा? पाई में से 3 कम किया तो 0,2, और ये पॉइंट जो है वो बी मिलेगा पाई में 3 ऐड करने से 0,8। तो डेफिनेटली अब जेड का, हाँ, यदि पाथ ये है तो जेड की ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस यहाँ होगी और मैक्सिमम यहाँ होगी, यानी ये दोनों तो सीधे सीधे आंसर ही दिख गए। एक तो कितना आ गया 2 और एक कितना आ गया 8। फिर थर्ड वाला एम्पलीट्यूड का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, वो आपको समझ में आना चाहिए कि टेंजेंशियल वाली कंडीशन पर होगा कि मान लीजिए जेड यहाँ है तो अभी ऐसे ये एम्पलीट्यूड है, जेड यहाँ है तो ये एम्पलीट्यूड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं जेड का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता जा रहा है? एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। यानी यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एम्पलीट्यूड कम होने से क्या हो रहा है कि यहाँ आपको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि वापस यदि आप जब यहाँ मूव करेंगे तो एम्पलीट्यूड वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला यानी रियल एक्सिस से मिनिमम एंगल वाला सिचुएशन है, ये हमें निकाल लेना है। इसी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखेगा कि एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, कहां तक बढ़ेगा फिर आपको दिखेगा कि फिर वो टेंजेंशियल वाली सिचुएशन पर ही आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। यानी इस पी पोजीशन पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और इस क्यू पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अब हमें ये दो निकालने हैं, सब कुछ सिमेट्रिकल है, हाँ, इमेजनरी एक्सिस के अबाउट, तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो ये अपने आप मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ ये एंगल निकालना है, और ये निकालना है तो आप सबने निकाल भी लिया होगा कि भाई सिचुएशन देखो, टेंजेंट की इक्वेशन तो नहीं निकाली ना, हाँ, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये रेडियस बच्चे हमारी 3 है, ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ये रहा कितना है? ये 5 है, और यहाँ हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, डेफिनेटली कितना हो गया? 4 हो गया। और ये एंगल हमें निकालना है, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, और यहाँ से टेन थीटा हमें 4/3 दिख रहा है। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड मिलेगा यहाँ इस पॉइंट पर, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट जेड, मान लीजिए जेड मिनिमम, तो ये आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चे? tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो फिर ये वाला जो है यहाँ जो मैक्सिमम मिलेगा वो मैक्सिमम कितना होगा? मान लीजिए मैक्सिमम वाले की बात करें तो ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। डेफिनेटली ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो फिर ये वाला पाई माइनस थीटा। अच्छा, मान लो मैं आपसे पूछूं कि क्या मुझे आप पी और क्यू जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो निकाल के बता सकते हो क्या? निकालो, क्या आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर जो पी और क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है वो निकाल के बता दे।
रहने दो। हो गया, क्या आया? कैसे निकाला? 5+16/5 आएगा। नहीं, कैसे निकाला? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा सीधा सीधा लिखो ना यार, इतना घुमा के क्यों लिख रहे हो? सीधा सीधा लिखो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। भाई हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, आर भी हमारे पास है, थीटा भी हमारे पास, सीधा लिखेंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से, तो हमें यहाँ सीधा मिल जाएगा। जब हमें tan थीटा 4/3 दिख रहा है तो cos थीटा 3/5 हो जाएगा। r की वैल्यू आपको दिख ही रही है यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, तो 4 इंटू 3/5 आ गया, तो 12/5 आ गया ये तो। इसी तरह से यहाँ से आपके पास sin थीटा हो गया 4/5 और r4 तो ये हो गया 16/5। इस वाले को तो सीधा सीधा इसी का आपको क्या ले इमेज ले लेना है y एक्सिस के अबाउट, तो ये आपको सीधा ही मिल जाएगा। ये मिल जाएगा -12/5 अपॉन 16/5। ये हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए। चलिए अगला लिखते हैं। सर ये जो z मेन और z मैक्स था वो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी तो कर सकते हैं, लेकिन हर बार क्यों क्यों करना है जबकि हमें दिख रहा है वो चीज, जो चीज दिख रही है उसमें हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, बस यही समझाने की बात। ठीक है ना, लिखिए लेट z1 lies on the curve mod z1 minus 1 minus iota is equals to 4 and z2 lies on the curve first part mod z2 plus 2 iota is equals to 2. Find mod of z1 minus z2 minimum and mod of z1 minus z2 maximum. Amplitude of z2 -7 iota is equals to -2π/3. Find z1 minus z2 minimum and z1 minus z2 maximum.
हाँ जी बेटा, हो गया। जीरो और 6 - √10। बहुत बढ़िया। Z1 लाइज ऑन द कर्व, तो पहला वाला सर्कल दिख रहा है हमें, सर्कल हुज सेंटर इज 1,1 and radius is 4 यूनिट। फर्स्ट पार्ट में जो Z2 है वो भी सर्कल पे ही लाई कर रहा है, दिख रहा है। उसका सेंटर कहाँ है, 0,-2, रेडियस जो है वो 2 है। तो ये मान लीजिए एक और सर्कल है। मुझे नहीं पता सर्कल की हाँ सिचुएशन क्या है, मैं तो ऐसे ही बना दे रहा हूँ। 0,-2 सेंटर है और रेडियस है बच्चे 2। अब Z1 इस पाथ पे मूव कर रहा है, Z2 इस पाथ पे मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली यदि मुझे मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है Z1 Z2 के बीच में, तो हम दोनों के सेंटर से पास होने वाली लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर C2 है और इसका सेंटर C1 है। ये पॉइंट ए बी और ये मान लीजिए PQ है। तो हमें समझ में आता है कि यदि Z1 Z2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस BP के बराबर होगा, कि Z1 तो यहाँ आ जाए बच्चे और Z2 यहाँ आ जाए। और यदि मैक्सिमम निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, AQ के बराबर, कि ये यहाँ आ जाए ये आ जाए। अभी हमें सिचुएशन नहीं पता है कि सर्कल के दोनों सर्कल की रिलेटिव पोजीशन कैसी है, कि वो इंटरसेक्टिंग है या बाहर है या कोई एक दूसरे के अंदर है, वो सारी सिचुएशन हमें नहीं पता है। वो लेकिन हमारे पास सारा डाटा है, चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो मैटर करेगा निकालते वक्त। हम जब एग्जैक्ट बनाएंगे तभी निकल के आएगा। अब बताएं कि रिलेटिव पोजीशन कैसी है, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस बताएं, C1 C2। 1 1 और 0,-2 से डिस्टेंस निकालेंगे तो √10 आएगा। और इसका रेडियस बच्चे कितना है, 4 है, इसका रेडियस 2 है। तो डेफिनेटली यहाँ आपको दिख रहा है कि दिस इज लेस देन R1 प्लस R2 है और दिस इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 भी है, इससे बड़ा भी है। 4 - 2 से 2 हो जाएगा, 2 और 6 के बीच में हमारा नंबर, डेफिनेटली ये सिचुएशन है। इसका मतलब सर्कल कैसे है, इंटरसेक्टिंग सर्कल है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी सिचुएशन कुछ अब यदि एग्जैक्ट बनाई जाए तो ऐसी है, ये सिचुएशन C1 C2। और हमें जो मिनिमम डिस्टेंस BP निकालना है बच्चे, वो मिनिमम डिस्टेंस ये वाला है, ये है ना, मिनिमम डिस्टेंस 0 है। इसलिए मैंने कहा था उस स्केच के बनाने के बाद कि एग्जैक्ट सिचुएशन जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, जब तक हम एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बनाएंगे आंसर नहीं कर पाएंगे। ये देखो ना, ये वाले पोजीशन पे Z1 Z2 दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, 0। मैक्सिमम निकालना है तो अब हमें मैक्सिमम अभी भी हमें वैसे ही मिलेगा। मैक्सिमम ये होगा कौन सा, ये वाला। और ये हम निकाल सकते हैं दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस में दोनों की रेडियस ऐड कर दें। तो C1 C2 हमने निकाला है बच्चे √10 और दोनों हाँ की रेडियस जो है का सम जो है 6 है, तो इसका हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √10 प्लस कितना 6। ये फाइनल आंसर हमारा मैक्सिमम हो। ये अगर हम करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि Z1 को आना पड़ेगा मिनिमम और Z2 को मैक्सिमम, ताकि वो जो डिफरेंस है वो मिनिमम है। Z1 को मिनिमम, Z2 को मैक्सिमम, ऐसा थोड़ी है ट्रायंगल इक्विटी में कब।
सर फिर कैसे भाई करेंगे हम इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मिनिमम मैक्सिमम कैसे बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से कंपेरेबल थोड़ी ना होता है। सर ये मतलब जो मॉड होगा वो मॉड में। मॉड से हम दोनों हाँ भाई, यहाँ पे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इन दोनों के मॉड के डिफरेंस से कंपेयर करने का, देखो ट्रायंगल इक्विलिटी में अब आपको एक चीज सोचना है यहाँ पर, हमेशा ट्रायंगल इक्विलिटी में जब आपको इक्वलिटी मिलती है, जो मिनिमम मैक्सिमम मिलता है, वो कब मिलता है? जब पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। यस पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, किसके साथ कोलिनियर हो जाए? यदि हम Z1 Z2 की ही बात कर रहे हैं तो ओरिजिन के साथ कोलिनियर हो जाए। भाई एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल इक्विलिटी में ट्रायंगल इक्विलिटी नाम ही क्यों रखा, वो समझ में आना चाहिए कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है ना बेटा, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? Z1 Z2 और ओरिजिन। और यहाँ जो 3 पॉइंट है, इसको मैं माइनस वाला लेता हूं पहले, फिर मैं प्लस वाला समझा दूंगा। 3 पॉइंट है, कौन कौन से? Z1 Z2 और ओरिजिन। उन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल की 3 साइड है ये। और ट्रायंगल में आपको पता है कि 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, ये ट्रायंगल बन रहा है। इक्वलिटी सिर्फ कब आएगी? जब ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छे से सारी सिचुएशन को समझेंगे, तो जैसे ये ठीक है, और यहां मान लीजिए Z2 है और ये ओरिजिन है। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो अब यदि मैं यहाँ पे Z1 की अलग से डिस्टेंस निकालूं ओरिजिन से, यानी ये वाली साइड निकालूं, ऐसे ही Z2 का अलग से निकालूं, ये वाला साइड निकालूं, तो उन दोनों का सम इस वाले डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है। अब कब ये इक्वल हो जाएगा? जैसे यहाँ इक्वलिटी कब आएगी बताओ? जब पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। और कैसे कोलिनियर होंगे वो भी फिक्स होता है। इस केस में पॉइंट कोलिनियर है, लेकिन ये इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, यानी हर कोलिनियरिटी में भी नहीं होता इक्वल। यहां कोलिनियरिटी जिसके लिए इक्वलिटी होल्ड करेगी वो कौन सी होगी? एक Z1 यदि यहां है तो Z2 यहां कहीं, यानी जो ओरिजिन है वो Z1 Z2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, चाहे किसी भी रेशो में कर, तब ये इक्वलिटी होल्ड होगी। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो किसके सम के बराबर है? इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के सम के बराबर। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोलिनियर होने के केस में हमेशा इक्वल हो जाते हैं, कोलिनियर की सिचुएशन भी वो वाली होनी चाहिए जिसमें इक्वलिटी पॉसिबल है, इसमें नहीं है। यहां इक्वलिटी कब आएगी? कौन से वाले में? उसमें आएगी जब आप ये लिखेंगे, ये वाला, इसमें इक्वल टू आ जाएगा। इस वाले केस में क्यों आ जाएगा? इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैं Z1 और Z2 और ओरिजिन से ट्रायंगल नहीं बनाता, अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं Z1 से और माइनस Z2 से। एक लिया मैंने माइनस Z2, एक लिया ओरिजिन, एक लिया Z1। अब देखो इन तीनों को ले रहा हूं, तो अब आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस क्या है? Z1 माइनस Z2 के बीच का डिस्टेंस, वही तो दिया हमने। और ये किसके बराबर? ये बच्चे दिस प्लस दिस। देखो आप, तो इस वाले केस में इक्वलिटी कब हो रही है? जब Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन को ओरिजिन जो है वो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर इक्वलिटी है सिर्फ कोलिनियरिटी नहीं, साथ ही साथ ये भी फिक्स कर दिया कि डिवीजन है एक्सटर्नल है और इंटरनल है, यानी Z1 Z2 दोनों ओरिजिन के सेम साइड में, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो हर बार हम इन चीजों से जज नहीं कर पाएंगे जब तक कि एग्जैक्ट सारी चीजें आपको ना पता हो कि स्केच कैसा है। हाँ हाँ, ठीक है ना। ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा तो इक्वलिटी कभी आएगी नहीं वैसे भी। चलिए एक और लिखते हैं, है? अच्छा उसका सेकंड भी है कुछ, क्या लिखा था? अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है। अब Z2 किस पर है बताओ? ये वाला आप सबको समझ में आता है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कि Z2 जो है वो एक लाइन पर है, हाँ एक लाइन है। और वो लाइन कैसे चल रही है? कि वो 7,7 से बनेगी, और कैसे बनेगी वो भी समझ में आता होगा आपको कि कैसे बनेगा बेटा, कि ये आपके पास 7,7 वाला लाइन है यहां कहीं,
7,7। इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे आप, यानी रियल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। अब हमारा Z2 कैसे चल रहा है? Z2 ऐसे चल रहा है कि वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है बेटा? क्या दिया? -2π/3, यही दिया ना? यस, -2π/3। इसका मतलब -2π/3, यानी ऐसी सिचुएशन होगी कहीं। और ये भी आपको पता होगा कि ये चलता रहेगा ऐसे, चलता रहेगा ऐसे, डेफिनेटली ऐसे चलता रहेगा, और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना? ये वाला, यानी ये सेकंड Z2 जो है वो ये लाइन है, और Z1 हमारा हमें दिख रहा है कौन सा था? वो एक सर्कल था जिसका सेंटर 1,1 और रेडियस जो है वो 4 थी। तो 1,1 इसी लाइन पर है, कहीं देखो आप, इसी लाइन पर है? नहीं, 1,1 इस लाइन पे नहीं है। 1,1 ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन पर है 7,7 को, यहां कहीं है। इस पर हमें सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 4 यूनिट है, ये कहीं है, ये 1,1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या चाहिए? Z1 Z2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, साफ, दोनों ही इंटरसेक्टिंग है, आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो हाँ, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस निकालने, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? 7,7 से पास हो रही है, और डेफिनेटली स्लोप कितना है? स्लोप √3 है। स्लोप √3 है, तो हमें मिल जाएगा, बताओ क्या? y-7 इज इक्वल टू √3x-7। बस हमें ध्यान क्या रखना है? हमारी लाइन इस सिचुएशन में है, पूरी लाइन नहीं है, x<7 वाला केस है, नीचे वाला केस है। तो यहाँ हम चाहें तो अब इस पॉइंट से, सर्कल के सेंटर से लाइन का डिस्टेंस निकाल के भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमारी ज्योमेट्री बता रही है कि ये कैसे इंटरसेक्टिंग है, तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो यहाँ भी कितनी आएगी? 0। मैक्सिमम, मैक्सिमम डिफाइन नहीं होगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये लाइन इधर बाउंड है, लेकिन इधर तो चलेगी ऐसे। Z2 चाहे जितना दूर जा सकता है Z1 से, इसका मतलब उन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस डिफाइन नहीं, तो नॉट डिफाइन। ये हमारे इस केस में, दोनों केस में आंसर आ गया इसके। चलिए, तो आप मुझे एक और बताएं। If area of triangle formed by Z iota Z and Z plus iota Z, 8 square unit, find mod Z। बढ़िया, बिल्कुल सही। ज्योमेट्री से सीधा हो जाता है, आप सबको पता है इसका मतलब। भाई ये Z है, ये आयोटा Z, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, आयोटा Z को हम क्या लिख सकते हैं? Z इंटू ई पावर आयोटा पाई बाय 2। और ये भाई क्या करता है? घुमाने का काम करता है। तो ये जो है हमारे Z को 90 से घुमा दे रहा है, तो इसका मतलब ये आयोटा Z आ गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ से ये जो है ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये 90, और क्योंकि दोनों की लेंथ भी बराबर है, इसी को घुमाया गया है, लेंथ चेंज नहीं की गई। अब आपको ये जो पॉइंट मिलेगा, आप सबको पता है, ये यदि वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो ये वेक्टर A प्लस B है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है बेटा? ये है Z प्लस आयोटा Z वाला पॉइंट। तो हमें किस वाले ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है? हमें इस वाले ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। अब चाहे इसके एरिया की बात करें, चाहे इसके एरिया की बात करें, बात सेम ही। तो हमें पता है कि ये लेंथ कितना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस हो गया mod Z, और यहाँ भी कितना हो गया? mod Z। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमारा जो एरिया होगा वो हाफ इंटू mod Z का स्क्वायर होगा, और वो हमें दिया हुआ है 8, तो हमारे पास mod Z यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है ना?
अच्छा इसी में मान लो मैंने ये दिया होता तो, क्योंकि अब आप तो पढ़े हुए हो, आपको आता है सब, तो आपने यदि यहाँ पर इस आयोटा की जगह ओमेगा देता तो क्या होता? हाँ, तब जो रोटेशन होता तो डेफिनेटली ओमेगा, आप सबको पता है कि ओमेगा किसके इक्वल, ई पावर आयोटा 2 पाई/2। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो है ये बदल के क्या बन जाएगा, ई पावर आयोटा 2 पाई/3। यानी तब हमारा ये जेड जो है वो 2 पाई/3 एंगल से घूमेगा, तब ट्रायंगल ये वाला बन रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हाफ ए बी साइन सी वाला आपको फॉर्मूला पता है कि हाफ, ये कितना बेटा, ये आपको मॉड जेड, ये कितना मॉड जेड साइन सी, यानी साइन कितना 120, साइन 120 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है बताओ, √3/2। तो वो आपके पास आ गया, ये वैल्यू आपको 8 दी हुई, तो यहाँ से फिर मॉड जेड मिल जाएगा, तो ओमेगा दे देगा तो भी ये हो जाएगा। अच्छा मान लो वो ओमेगा की जगह कोई भी क्या कि nth रूट डेफिनेटली है, इन दैट केस तभी बता सकते हैं कि भाई वो कितने से घूमेगा, 2 पाई/n से घूमेगा, 2 पाई/n से घूमेगा, तो n के टर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए लोकस बताएं z का, जबकि z -2 - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू z+6 -5 आयोटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत बढ़िया, कौन कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का, 2,3, बहुत बढ़िया भैया, 2,3 और -6,5 को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सभी को पता है। तो मिड पॉइंट से पास होगा, मिड पॉइंट हमें दिख रहा है -2,4। आप स्लोप भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, निकाल देंगे। चलिए इसमें क्या होगा, mod of z -1 - iota is equals to 3 times of mod of z plus 2 iota। क्या वन इज टू थ्री में डिवाइड करने वाली परपेंडिकुलर लाइन, एक बार सॉल्व करके देखें आप इसको, कॉमन सेंस लगाएंगे, आप देखेंगे मॉड जेड आपको पता है तो आपको दिखेगा सर्कल आएगा इस बार। यहाँ तो क्या था कि दोनों तरफ कोफिशिएंट सेम थे, तो x² y² का टर्म दोनों तरफ आया, कैंसिल हो गया, xy का लीनियर मिला। वहां ऐसा नहीं होगा, एक तरफ तो x² y² के कोफिशिएंट होगा 9 और एक तरफ होगा 1। तो जब आप हाँ उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² y² का कोफिशिएंट 8 बना रहेगा, कैंसिल नहीं होंगे x² y² के टर्म, सर्कल आएगा। निकालें सर्कल का इक्वेशन, ये हमें दिख रहा है x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ x² प्लस y+2 का होल स्क्वायर, ये होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, तो x² y² का कोफिशिएंट 8 बन गया, 8x² प्लस 8y²। यहाँ पर आपको दिखता है कि यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना, प्लस में 2x, यहाँ आपके पास 4 और 36y और 2y 38y। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ 36 दिखता है, यहाँ आपको 2 दिखता है, तो आपको प्लस में 34 आ जाए। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस y² प्लस x/4 प्लस यहाँ पर आपके पास 19/4y और प्लस आपके पास 17/4 आ जाए। यदि मैं आपसे पूछूं सर्कल का सेंटर बताएंगे क्या?
-1/8 कॉमा -19/8 यही आएगा, आएगा नहीं आएगा? चलिए अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं। ये जो 2 पॉइंट दिए थे बेटा हमें, जहां से हमने डिस्टेंस का रेशो फिक्स किया हुआ था, एक दिया 1,1 और एक दिया -2, तो एक तो दिया 1,1, लेट दिस पॉइंट बी ए। दूसरा दिया बी, जो वो दिया हमें 0,-2। मैं आपसे पूछता हूं कि ए बी के लिए 3:1 रेशो वाले हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? 3:1 वाले हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पर एक, हाँ 3:1 में डिवाइड करने वाला, ये 3 ये 1, तो ये पॉइंट P है मान लीजिए, तो क्या आएगा? अब सभी को आता है, बताएं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1/4 आ गया नहीं आ गया? फिर यहाँ से -6 + 1 -5/4 ऐसे बच्चे यहाँ पर इसका Q पॉइंट भी मिलेगा, जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, जो अब डिवीजन एक्सटर्नल कर रहा होगा 3:1 के रेशियो में। यही सब कुछ बीच में माइनस लगा देना है, दिस माइनस माइनस और यहाँ -1/2 चेक कर लेना भैया। इसी तरह से बच्चे यहाँ -6 और -1 -7 -7/2 ये आ गया। अब यदि मैं आपसे कहूं कि क्या मुझे PQ का मिड पॉइंट निकाल के बताओगे? ये वो सर्कल का सेंटर है जो हमने निकाला है, यानी इसका मतलब ये सर्कल इन PQ को डायमीटर लेके बनाया गया सर्कल है। यदि आपने कभी नाम सुना हो अपोलोनियस सर्कल कहीं पर, तो ये वही है। ठीक है, ऐसा जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए कोई नहीं बताता है, लेकिन मतलब मान लो कभी कहीं सुना हो तो ये है बात। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे कोई किसी भी प्लेन में एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू यदि 1 है, जैसे यहाँ पर यही भाई, यहाँ जेड कैसे मूव कर रहा है, इन 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब रेशियो कितना है? 1 है। तो जब भी रेशियो 1 होगा तब तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। रेशियो 1 के अलावा कुछ और है तो हमेशा सर्कल मिलेगा। उस सर्कल को आप ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, उसका एक तरीका और है, वो ये तरीका मैंने समझा दिया कौन सा, कि ये हमेशा क्या करेगा, उस रेशियो में इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करने वाला जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट का पेयर है, उस पेयर को डायमेट्रिक एंड पॉइंट लेके बनाया गया सर्कल। ठीक है ना? कोई अभी आपसे मान लो कभी सेंटर निकालने की कहे तो पूरा वैसे निकालने की जरूरत नहीं, यहां से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना? ये सर्कल मिलेगा हमेशा। ऊपर वाले देखो, एक बहुत छोटी सी चीज है, कोई व्यक्ति यदि आपको गिफ्ट दे दे कोई, ठीक है, जैसे मान लो इसका बर्थडे निकला, अपन बनाना भूल गए, मुझे इसको बात में ध्यान आया, तो इसको गिफ्ट दिया अपन ने मान लीजिए। अब मेरी हैसियत देख लो, मतलब चप्पल में तो आई है, तो क्या क्या दूंगा गिफ्ट में, मतलब ठीक, कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया मैंने इसको। अब ये वे यार इतना बड़ा आदमी गिफ्ट भी ले गया, तो साइड में पटक दिया इसने। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने मान लो पेन दिया है, अब मैं देख रहा हूँ पेन वो लेके नहीं आता वो भाई, तो बड़े बड़े पेन लेके आता है। अगली बार मैं क्या करूंगा भाई, मैं मेरी हैसियत तो बढ़ा नहीं सकता, गिफ्ट देना बंद कर दे रही है इसको गिफ्ट की। इमोशंस, ये कहते हैं ना कि गिफ्ट जो है उसमें इमोशन, उसकी वैल्यू करनी है, कर देनी है तो ठीक है, नहीं देंगे। लेकिन मान लो वो मैंने इसको वो 1 या 2 रुपए वाला पेन दिया, मैं इसको देखा हूँ डेली लेके आ रहा है, वैसे अगली बार मैं अपनी पॉकेट मनी में से कुछ और निकाल के 2 की जगह 4 रुपए वाला दूंगा इसको। क्यों? क्योंकि इसको इमोशंस की कदर है। तो ऊपर वाला भी जो आपको कोई गिफ्ट दिया है उसको यूज करें, ताकि वो अगली बार अच्छा गिफ्ट दे। ऊपर वाले ने ये दिया है हमें, इसे जितना यूज करोगे ना वो बहुत खुश होता है कि मेरी भी दी हुई चीज का यूज कर रहा है, वो अगला गिफ्ट और शानदार देता है। आप ये कॉमन सेंस लगाया मैंने, ऊपर वाले का जो गिफ्ट है ना उसको यूज किया। डिस्टेंस किससे ज्यादा है, रेशो क्या है 3:1, किसकी तरफ से? ए की तरफ से, यानी दूरी किससे ज्यादा है, ए की तरफ बनाऊंगा।
यहां बनाते तो एक ही पास आया था, कॉमन सेंस है। हाँ हाँ कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक भाई, चलिए तो ये हमने कॉमन सेंस यूज किया, बोला कि वहां जाएगा क्योंकि इसकी ए से दूरी ज्यादा है। चलिए आगे लिखते हैं। आप हमें जेड का लोकस बताएं। जेड माइनस 2 आयोटा प्लस जेड प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 6। अच्छा मैं छोटा सा चेंज कर देता हूँ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मुझे बता दो बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यदि मैं इसको, हाँ यदि मैं इसको 4 की जगह 3 2 1 बना दूंगा तो हाँ कोई, हाँ डेफिनेट लोकस, कोई रियल लोकस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो अब हम 6 वाले से शुरू करते हैं। जो हमने 6 दिया है उसी पे काम करते हैं। आपको बाकी तो पता है ही से, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। इलिप्स है, आप मुझे उस इलिप्स की इक्वेशन निकाल के बता, उस इलिप्स के बाकी सारे पैरामीटर्स निकाल के बता दो। हम कोनिक भी यहाँ से रिवाइज करेंगे, देखिए पैरामीटर्स निकालना कितने लोगों को आता है। सर ये कैसे आया, देखते हैं कि 4 पे नहीं होगा, मतलब 4 पे नहीं लाइन आएगी उसको कंप्लीट करने। पी ए प्लस पी बी एक कांस्टेंट के बराबर है बेटा, ठीक है। तो 3 केस बनते हैं। 3 केस कौन कौन से बनते हैं? एक केस जब के जो है वो एग्जैक्टली ए बी के इक्वल हो जाए। एक्चुअली पॉइंट पी जो है वो वेरिएबल पॉइंट है, प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये मैंने इन ए और बी जो दो फिक्स पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस के बराबर कर दी। तो उस केस में जो हमें लोकस मिलता है वो लाइन सेगमेंट मिलता है। कौन सा लाइन सेगमेंट मिलता है और क्यों मिलता है वो अभी समझ में आ जाएगा। लाइन सेगमेंट मिलेगा ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। एक्चुअली आप खुद देखो कि यदि मैं पी ए और बी के बीच में कहीं यहां ले आऊं, पी ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा हूं चाहे किसी भी रेशो में कर रहा हूं, आपको ये रिलेशन सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू ए बी, दिख रहा है। तो जब आपका पॉइंट वेरिएबल पॉइंट दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के सम को कांस्टेंट में मेंटेन किए हुए है और वो कांस्टेंट दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो हमेशा ऐसे केस में लोकस फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बचे कि हमने जो k की वैल्यू है ये ए बी से ज्यादा ले ली। अब जैसे ए बी से ज्यादा ली तो आपको देखो पहले वाले में इसमें एक चीज समझ में आएगी। पहले क्या हो रहा था, दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर। पी ए और बी 3 पॉइंट है, मान लीजिए ट्रायंगल बना रहे हैं, तो पहले वाला क्या कह रहे हैं कि भैया दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर। ट्रायंगल में तो नहीं होता ऐसा, ट्रायंगल में तो दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। कोलिनियर में भी कैसे, रैंडम नहीं, किस फैशन में होंगे कि ये जो आपका वेरिएबल पॉइंट है फिक्स पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करेगा। जैसे अभी हमने वो ट्रायंगल इनइक्विटी में बात करी थी, वैसा का वैसा ही है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल बन रहा है। और जब कभी भी ट्रायंगल वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, ट्रायंगल बन रहा हो, तो समझ जाना ऐसे केस में लोकस क्या होगा, इलिप्स होगा। और इलिप्स में आपने एक चीज प्रूव की थी, याद कीजिए कि PS प्लस PS डैश, S लिया होगा, S डैश लिया होगा, या F1 F2 लिया होगा, जो भी लिया होगा वो आपको याद होगा कांस्टेंट 2a के इक्वल आता है, जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। इलिप्स पे लाई करने वाला हर पॉइंट जो है वो दोनों फोकाई से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट मेंटेन किए हुए होता है। किसके इक्वल होता है वो कांस्टेंट सम, वो होता है मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर। तो ये वही वाली सिचुएशन आ गई। तो भैया आपका पॉइंट जो ट्रायंगल बना रहा है दोनों पॉइंट के साथ, साथ ही साथ दोनों के साथ डिस्टेंस का सम कांस्टेंट मेंटेन किए हुए, तो डेफिनेटली क्या होगा, लोकस होगा, इलिप्स। और इलिप्स में भी क्या होगा कि इस इलिप्स के दोनों फोकस पता है आपको,
फोकाई कौन कौन से हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पर ए और बी हो जाएंगे। अब यदि ये चीजें आपको पता है तो आप इस इलिप्स के सारे पैरामीटर निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यदि आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता है तो इक्वेशन निकालना आसान है, अदरवाइज इक्वेशन निकालने में गंदा काम है। क्यों? 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आप। यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के कॉन्सेप्ट से लेके जाएंगे, जो आपने यहाँ इस क्या कहते हैं सर्कल के केस में आसानी से कर लिया था, वो यहाँ पर उतना आसानी से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका मैकेनिकल वर्क ज्यादा होगा, आपको 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, एक बार करेंगे तो भी एक जगह बचेगा, सबको शिफ्ट करके फिर आपको एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर भी गंदा होने वाला है। क्यों? आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर भी आने वाले हैं, तो इसका मतलब यहाँ वो गंदी होगी। लेकिन यदि आप इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझते हैं तो इसकी इक्वेशन आसानी से मिल जाएगी। यदि आप देखोगे तो दोनों फोकस आपको पता है कहाँ कहाँ, 0,2 0,-2। इसका मतलब ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स जिसका कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, और 0,2 0,-2 इसके दोनों फोकाई है। तो इसका मतलब हम इलिप्स की इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा इलिप्स है, इसमें हमें पता है कि इक्वेशन क्या आने वाली है बेटा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, आया नहीं आएगा? अब हमें ए बी मिल जाए तो वो मिल जाएगा कैसे? हमें पता है यहाँ पे 2b की वैल्यू पता है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या, इस कांस्टेंट के इक्वल, यानी 2b इज इक्वल्स टू 6 है, और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस भी पता है आपको, भैया s और s डैश जो है वो कितना होगा, 2be होगा, और वो भी हमें पता है कि वो कितना हो गया, 4। ठीक, यहां से मेरे पास BE की वैल्यू 2 आ गई। आप सबको याद हो तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आपके पास b की वैल्यू है बच्चा 3, तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई कि a स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। देखो ये 3 है, b का वैल्यू तो 9 पर है, ये 5 आ गया। हमारा जो इलिप्स बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया एक्स स्क्वायर बाय 16, और सॉरी हमने a की वैल्यू, हाँ b की वैल्यू 3 तो x, हाँ सॉरी 5, एक्स स्क्वायर बाय 5 और प्लस वाई स्क्वायर बाय हमारे पास b का वैल्यू 3 तो 9 इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। ठीक है ना? अब कोई आपसे इस इलिप्स के सारे पैरामीटर पूछते कि भाई इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, तो आपको पता है क्या होगी, y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई, होगा नहीं होगा? आप LR की इक्वेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हाँ दोनों एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यदि आपको ये इंटरप्रिटेशन पता है तो देखो इतना आसान काम है, वरना स्क्वायरिंग में गंदा काम है। ये जो तीसरा केस होता है वो भी आपको बता देंगे, आप सबको पता तो है ही सही कि k यदि बच्चे क्या हो जाए, लेस देन ए बी हो जाए, तो आपको पता है कि भाई एक फिक्स पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि दो फिक्स पॉइंट के साथ ना ट्रायंगल बना रहा है ना कोलिनियर है, तो इसका मतलब यहाँ कोई रियल लोकस मिलेगा ही नहीं, तो कोई डेफिनेट लोकस यहाँ आपको नहीं मिलने वाला। अब ये आपको आता है तो आपको हाइपरबोला भी आता है। कोई आपसे कहे कि z माइनस टी माइनस जेड प्लस 3, ये वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू 6 के इक्वल है। एक पूरी स्ट्रेट लाइन एक लाइन सेगमेंट को छोड़ के, या दो रेज, जो कैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या सिचुएशन है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए बी को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें ये लोकस मिलेगा, ये वाला मिलेगा, यानी पूरी लाइन मिलेगी लाइन सेगमेंट ए बी को छोड़ के। और क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर भी हम वही सारी चीजें जो आपने पढ़ी हुई है कि भाई आपको कभी ऐसा कर दिया जाए कि पी ए माइनस पी बी ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, तो यहां भी वही 3 केस बनते हैं कि यदि बच्चे एग्जैक्टली ए बी के इक्वल हो जाए तो ये वाला लाइन बन जाता है, के लेस देन ए बी हो जाए तो हाइपरबोला बनता है। इस केस में तीनों पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बना रहा है, और के यदि ग्रेटर देन ए बी हो जाए
तो कोई रियल या डेफिनेट लोकस आपको नहीं मिलता। अब क्योंकि यहाँ कौन कौन से दो फिक्स पॉइंट हैं, 3,0 माइनस 3,0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6, मैंने 6 ही आपको दिया है, तो डेफिनेटली हमारा क्या बनेगा, लाइन बनेगा। अब यदि मैं इसको 6 की जगह बच्चे 2 कर दूं तो क्या होगा लोकस, अब हाइपरबोला हो जाएगा। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन बता दो फटाफट से इसकी इक्वेशन बता दो। बहुत बढ़िया, हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही बनेगा, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर ही है, दोनों फोकस पता है, एक है 3,0, एक है -3,0। इक्वेशन हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होने वाली। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बेटा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2AE का वैल्यू 6 है हमारे पास, यानी AE 3 है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है हाइपरबोला के केस में, वो 9 हो गया। तो यहाँ से एक और चीज हमें पता है, ये जो 2 दिया हुआ है किसकी वैल्यू है, ये 2A की वैल्यू है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, तो A का वैल्यू कितना आ गया 1, A1 यहाँ रख देंगे तो B स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाती है, तो हमारा हाइपरबोला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल्स टू 1। इसके भी पैरामीटर्स जो आपसे कहें वो निकाले जा सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए तो ये हो गया, और आगे बढ़ते हैं। तो आपको सब आता तो है लोकस में, बिना मतलब क्यों हाँ? अच्छा उनकी बात कर रहे थे क्या, हाँ तो उसमें हाँ अच्छा, वैसे भी हाँ इतना नहीं आता है, इतना परेशान नहीं होना किसी को, किसी चीज को अपना सरदर्द नहीं बनाना है, पेन नहीं बनाना है, बहुत कम आता है, ठीक है ना, उसको ही समझ लेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आसान है बहुत है। यदि आप सोच के जाएंगे कि वही आएगा तो आएगा, वो तो फिर आप कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे, है देखेंगे हम बात करते हैं, छोड़ के नहीं जाओगे तो क्या होगा, कुछ वीक होगा आपको। भाई जो ये एनालिसिस कर रहा है वो तो हाँ, फिर क्या करें, सब कुछ हो जाएगा, तब ये सोचेगा यार इसमें उतना मजा नहीं आया, वो जो मजा नहीं आता ना, फिर वो मजा नहीं आता वो क्यों, यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपने कुछ एक कीड़ा पाला हुआ है ना, वो एक्टिव रहेगा हर केस में, आप सिलेबस कर लोगे तो भी रहेगा, सिलेबस नहीं करोगे तो भी रहेगा, उसका एक्टिव होने का तरीका अलग अलग होगा, और वो एक्टिव जब रहेगा ना तो पेन तो देगा वो, इसको मारो पहले, सब सिलेबस भी हो जाएगा, वो सब आसान भी लगेगा। आप सोचो कि आप पीएनसी करके नहीं गए, कोई भी एक चैप्टर नहीं करके गए, अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके दिमाग में टेंशन है ही सही, ये आपका जिगरी दोस्त ये मिल गया एग्जाम के सेंटर के बाहर, इसको पता कि भाई एक सीट का खतरा है, इससे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी यदि इसकी सीट हथिया लें अपन, तो कम से कम ये इंश्योर कर दें कि ये ना जा पाए, तो एक से प्रोबेबिलिटी बढ़ गई भाई, एक सीट भी कम हो रही है, तो मतलब एक सीट भी, हाँ तो इसने बस इसको पता है कि इसके पीएनसी नहीं किया इसने, और इसको पता है कि ये है साइको, इसके बस अपने को कीड़ा डालना है, इसने एग्जाम से पहले ही यार कहीं से खबर आई 5-5 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं पीएनसी के, बस इसने तो आपके घुसने से पहले आपकी लगा दी, आपकी फाइल वहीं थैंक यू है, हाँ आपकी फाइल वहीं खत्म है। अब आप क्या करोगे पेपर में, केमिस्ट्री कर रहे होगे तब भी आपकी पीएनसी चलेगा दिमाग में, फिजिक्स कर रहे हैं तो भी पीएनसी चलेगा, और मैथ्स में तो हर क्वेश्चन आपको पीएनसी का लगेगा, अब आएगा ये वाला नहीं, अब तो आएगा ही आएगा, 5 आने हैं क्योंकि, और वो जो कीड़ा है ना वो खतरनाक होता है। सर फिर तो मैं क्लास में सबकी रैंक गिरा सकता हूँ। हाँ ये एक बहुत बड़ा तरीका है, आप देखो, हाँ एक बात बताओ, हमारे देश में आपने क्रिकेट देखते हैं ना आप सभी लोग,
स्लेजिंग क्या होती है? यही तो होता है कि उसके दिमाग में कीड़ा डालना है। आधे एक तरीके में लेता हूं, सिंपल सी बात है ये। और उसके बाद कुछ नहीं है उसमें दम सामने वाला, लेकिन उसने उसके टेंशन को डाल दी। अब वो क्या करेगा, वो उसको पता है कि इसमें दम नहीं है, लेकिन फिर वो क्या करेगा, उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा तू कौन, और वो प्रूव करने में वो गलतियां करेगा। और वो यदि कमजोर है सामने वाले से कहा तो उसकी तो वैसे ही लग गई। तो ये जो दिमाग है पूरा मेंटल गेम है। एक बार एक बंदा है जो एमएनसी में, बहुत बड़ी एमएनसी में सीईओ था, और उसने अपने मतलब पूरे प्रोफेशनल करियर में उस कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया। हिंदुस्तानी था कोई, विजय माल्या, कोई भी। तुम विजय माल्या को जानोगे, ठीक है ना। तो उसने बहुत मतलब उस एमएनसी को बहुत अच्छे बढ़ाया, बहुत बढ़िया कैपेबल बंदा, लेकिन इतना काम करता था कि एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया समय से पहले। तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होनी शुरू होगी। तो उसने अपने दोस्त से शेयर किया कि आजकल पता नहीं मन ही नहीं लग रहा है, कुछ भी सोचते हैं वो वैसा होता ही नहीं है, जबकि पहले हर चीज वैसे होती थी। तो उसने कहा तेरे को एक रेस्ट की जरूरत है, कि रेस्ट मैं नहीं ले सकता कंपनी। तो ठीक, एक काम कर, दिन में कुछ समय निकाल, मेडिटेशन करना। तो उससे क्या होगा कि मैं तेरे को एक बाबा के पास लेके चलता हूँ, बहुत बढ़िया है, और वो तुझे सिखाएंगे क्या करना है करना, फिर बहुत जबरदस्त रिवॉल्यूशन ला देते हैं लोगों के अंदर। उसने कहा ठीक है, और कि उसने कहा समय कितना, रोज आधा पौन घंटा बस, कि वो तो मैं मैनेज कर लूंगा वैसे भी करके। वह सब ले गया वो उसको, उसके घर से ठीक ठाक डिस्टेंस पे बाबा जी का बड़ा आश्रम। बाबा जी लोग तो बड़े होते ही है वैसे भी, उनका बड़ा आश्रम। वो पहुंचा तो बाबा जी समाधि लगाए हुए हैं, सामने जो है आंख बंद करके बाबा जी बैठे हैं, सामने हजारों की संख्या में लोग वही आंख बंद करके बैठे हैं, सन्नाटा चारों ओर। अब वो उसका जो दोस्त को देखेगा, उसने उसको कहा कि खड़े रहो, चुपचाप खड़े। अब वो एमएनसी का बंदा, अच्छा बंदा, हर अच्छा आदमी जो सक्सेसफुल हो तो क्या करता है, वो हर जगह बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। वो उस पूरे 5-10 मिनट जब वो खड़े रहे, उसने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, ये चल रहा है, ये चल रहा है। उसने देखा कुछ नहीं हो रहा है, सब बैठे हैं बस आंख बंद करके। बाबा जी की समाधि खुली, डिस्पर्स हुआ सारा सब कुछ। वो दोनों वहां पहुंचे बाबा जी के पास। उसके मित्र ने बाबा जी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे, तो मैं चाहता हूँ कि आपके शरण में आए और आप इसको थोड़ा सा जो है, ठीक है कल से आप इस समय आ जाएं। उसने पूछा कि भाई बाबा जी से कि क्या करेंगे। कुछ नहीं, मेडिटेशन करेंगे। कि कैसे, जैसा अभी चल रहा था कि तो बाबा जी इसके लिए मेरा समय बहुत ज्यादा लगेगा, आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ रुकना पड़ेगा, तो आने जाने का टाइम बच जाएगा, यही करना है तो मैं अपने घर ही कर लूंगा। बाबा जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या है, लॉजिकल है, आपका समय बचेगा, आपका समय बहुत कीमती है। बाबा जी ने बस इतना सा कहा, बस आपको कुछ नहीं करना है, करना यही, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? कि जब आप आंख बंद करके ध्यान करें तो आपकी आंखों के सामने दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए। और उस आदमी ने, सालों से बंदर नहीं देखे मैंने, यहाँ कहाँ बंदर। ठीक, बाबा जी नहीं आएगा। और अगले दिन क्या हुआ, वहां आंख बंद करी, बंदर सामने। बाबा जी ने छोड़ दिया बंदर, उसके दिमाग में डाल, ये नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना है। और वो उसके दिमाग में, ये नहीं होना चाहिए, वही हो रहा है। उसने खूब कोशिश कर ली, जिन बंदरों को सालों तक नहीं देखा था, वो बंदर उसकी आंखों के सामने से गए नहीं। बाबा थोड़ी वैसे थोड़ी बन गया वो भी। उसे वो सामने वाले ने कहा कि साहब मेरा टाइम समय बर्बाद होगा, उसको देखा कि इतने हजारों लोग आए थे, भाई मेरी तो सत्ता हिला दी इसने। बाबा जी ने कहा भाई मैं बाबा ऐसे ही थोड़े ना हूं, बस बंदर नहीं आना चाहिए यार। बिल्कुल सही बात है। आखिरकार उसने 5-7 दिन खूब कोशिश करी, मेडिटेशन तो मेडिटेशन, काम के वक्त भी बंदर दिमाग में था उसके। तो ये जो कीड़ा है ना दिमाग में, ये जब बैठता है ना तो इतना पेन देता है और आपके सारे काम बिगाड़ता है। तो ये जो है ना कि सर जो नहीं करके जाएंगे उसके क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो उसके ज्यादा ही आएंगे, तय है ये। हमारी किस्मत को हमसे अच्छा कोई जानता है किसने लिखी, कहां से लिखी, कैसे लिखी? बोलते ना यार मेरी किस्मत भाई साहब कैसे लिखी हुई है, होती नहीं होती अपनी क्या। आपके साथ ऐसा होता ही नहीं होता कि जब भी आप कुछ करते हो उसी साल कुछ होना होता है।
होता ही नहीं होता, सबके साथ होता है भैया। तो उसी चीज को नोटिस करते हैं। हाँ अच्छा, हर साल किसी के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, वो तो आपके साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पर भैया ये है। हाँ जी बोले बेटा, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बाबाओं को ही बाबा बनाने वाला हूँ, मेरी छोड़ आप। मैं हैं? मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये चीजें जो है दिमाग हमारा बहुत कूल, और सबसे बड़ी बात रिलैक्स होना जरूरी है, मेंटल गेम है बहुत बड़ा। आपने ऐसे बहुत कम लोगों को सक्सेसफुल देखा होगा जो बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं। जो सीरियस होता है उसके अंदर एक एनर्जी होती ही नहीं है, बहुत रेयरली, बहुत कम एक्सेप्शन ही होते हैं। लेकिन आप जो बंदा बिंदास होता है ना, उसको देखो, वो हमेशा बिंदास होता है, सक्सेसफुल भी होता है। यस बहुत सारे ऐसे आपको प्लेयर्स दिखेंगे जो बहुत अच्छे, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं। हार्दिक पांड्या कहाँ लगे उनके आगे, लेकिन बंदा वो हार्दिक पांड्या के अंदर सिर्फ क्या है, मजे से खेलता है, मस्त से बिंदास है, उसको किसी से मतलब नहीं है। आउट हो गया, या आप ऐसे बहुत सारे हाँ रोहित को देख लो आप, हाँ, पुराने सहवाग को देख लो, ये वो लोग हैं जो मतलब सिर्फ बिंदास खेलते थे यार, ठीक है खेलना है, खेल है। और बहुत सारे ऐसे सीरियस, खतरनाक, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। वो किलिंगनेस होनी चाहिए, वो पागलपन। अरे देखेंगे ना यार होगा क्या है, 11वीं 12वीं की मैथ्स ही तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है क्या? भाई आज कोई मुझसे क्या, मैं बड़ा, कोई मुझसे क्या बहुत बड़ा, मैं बड़ा क्या भाई, 11वीं 12वीं की गणित भी पढ़ा रहा हूँ, कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ? कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। आपके अंदर वो होना चाहिए, वो एनर्जी, वो पागलपन, वो यूं कहें कि एग्रेशन। एग्रेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम में लाइफ में, और ऐसे लोगों में कतई नहीं होता जिनके वो अंदर बंदर होता है। ठीक है ना, बंदर को ना भगाओ, वो बना ही रहेगा, वो निकलेगा ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो बंदा मेरे भी आ गया दिमाग में, अब क्या लिखूं मैं समझ ही नहीं आ रहा। मॉड ऑफ z-2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लूकस बताओ। सर्कल, बिल्कुल ठीक है, सर नो रियल लोकस। कोई रियल लोकस नहीं। क्यों, क्यों नहीं है? बाकी लोग भाई, तो इक्वेशन सॉल्व करके आएगा तो वैसे भी आएगा, फिर तो क्यों नहीं आएगा, मतलब क्या दिक्कत है? रेडियस नेगेटिव अंडर रूट तो इक्वेशन, हाँ वो इक्वेशन जो आ रही है वो सर्कल जैसी आ रही है, वहां भी आप और गौर से देखेंगे तो स्क्वायर करने से भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों, आपकी रेडियस नॉन रियल आएगी। अच्छा चलो, अब चेंज करते हैं, इसको हटा दिया,
और इसकी जगह मैंने ले लिया 25। अब बताओ, अच्छा पहले वाला सभी को समझ में आ गया था ना भैया? इस बार आएगा। तो कभी भी ऐसे केस में आए ना, तो ऐसे सर्कल ऑप्शन दिखे तो सर्कल टिक मत करना। आपकी इक्वेशन आ रही है, एक बार वेरीफाई कर लेना कि वैलिड है या नहीं। वो सर्कल जैसा दिख रहा है लेकिन वो कोई कर्व है या नहीं, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो वो नहीं था, यहाँ आएगा, यहाँ सर्कल आएगा, और यहाँ तो आप आसानी से देख सकते हैं, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। पाइथागोरस लगाया मैंने पाइथागोरस लगाया हुआ, देखो आप। यदि सर्कल बोला है और उसने एक हाँ, अब ऐसे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सर्कल, लाइन या पैराबोला, तो सर्कल टिक करना है। लेकिन यदि उसने देखा कि नो रियल लोकस, तो फिर वो आंसर है। हाँ, फिर वो आंसर है, ध्यान रखना है ना। तो वहां ध्यान रखना, हाँ ऐसा नहीं। ये अब आपको दिख रहा है कि मैंने पाइथागोरस लगाया बेटा यहाँ पर, कि भाई आपको जेड जो है कैसे मूव कर रहा है। वो कर रहा है 2,0 एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है -3,0। जेड ऐसे मूव कर रहा है, देखो आप यदि देखेंगे तो पाइथागोरस लगा हुआ है, ये जेड है। कैसे? इसका इससे डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इससे डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। तो ये एक सर्कल है, और सर्कल भी कौन सा? सर्कल भी वो जिसका कि डायमीट्रिक एंड पॉइंट आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से? 2,0 और -3,0। चलो कल इसमें हम वो, हाँ क्या कहते हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क भी समझ लेंगे। इसके अलावा और जो करना हो वो बता देना, वो कर लेंगे, ठीक है ना? मल्टीनोमियल करा देंगे, कोई बात नहीं, कल मल्टीनोमियल करा देंगे। हाँ, थैंक यू, वेलकम बेटा, गुड नाइट। कॉम्प्लेक्स में जैसी वैरायटी होती है जो बिना